नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? सब राजी खुशी? चलिए, बहुत ही लंबा चलेगा चैप्टर। क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 लेके आए हैं सिविक्स का। इससे पहले हमने आपको हिस्ट्री का चैप्टर 1 दे दिया है, चैप्टर 2 दे दिया है, चैप्टर 3 दे दिया है और इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 1 दे दिया है। अब आते हैं सिविक्स का चैप्टर 1, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, तो समकालीन का अर्थ क्या होता है? समकालीन मतलब एक समान। जब जैसे महात्मा गांधी का जब काल था, तो वह उसी काल में आपको दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला का भी काल चल रहा था। तो वो तो उसके समकालीन, जैसे आप क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ो उसी समकालीन क्लास 6 में और भी दूसरे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो आपके समकालीन होंगे। ठीक है, तो समकालीन में विश्व में लोकतंत्र मतलब पूरे विश्व में लोकतंत्र कैसे आया? उससे पहले क्या था? राजतंत्र, राजतंत्र था। ठीक है, सैनिक तंत्र था। तो राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र क्यों लाया गया? तो सबसे पहले जानते हैं कि राजतंत्र है क्या। राजा शासन, इसमें क्या कमी थी कि राजा शासन को हटाया गया? राजा अपनी मनमानी करते थे। ठीक है, कुछ निरंकुश शासक थे, जिसमें आपने लुई 16 के बारे में पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्ट पढ़े हैं, हिटलर को पढ़े हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तानाशाही थे, जो जनता की बात को मानते भी नहीं थे। तो इसे उनके लोगों को हटाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, उनको कि धरना प्रदर्शन करने का, इसलिए ऐसे चीज़ों को हटाकर राजाशाही शासन को हटाकर लोकतंत्र को ला गया। तो पूरे विश्व में लोकतंत्र कैसे आया, इसके एक कहानी से समझना है। क्लास 9 का एक कहानी दिया है, लोकतंत्र के 2 किस्से। पहला है, दिया है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का चिले देश है, जो चिली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में बोल रहा है राष्ट्रपति आंद्रे। यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे? आंद्रे, जो हेलमेट पहने हुए थे और अपने सुरक्षा गार्डों के साथ चिले के राष्ट्रपति भवन में ला मलिदा के सामने यह चित्र बनाया गया था। 11 सितंबर 1973 का ये दृश्य है। कुछ घंटे के बाद राष्ट्रपति आंद्रे की हत्या कर दी जाती है। फिर इस चित्र में ध्यान से देखें कि लोगों के चेहरे के हाव भाव क्या है। सब लोग डरे हुए लग रहे थे। राष्ट्रपति आंद्रे की सुरक्षा के लिए उनके गार्ड उनके साथ थे। और क्या हुआ कि राष्ट्रपति आंद्रे को बम से उड़ा दिया गया। एक राष्ट्रपति को, हम लोग आम आदमी इंसान हैं, हम लोग की मृत्यु को कौन जान लेगा, कैसे होगा? इसलिए एक राष्ट्रपति जब सुरक्षित है तो हम लोग कैसे आप सुरक्षित है? तो जो लोकतंत्र की वापसी हुई, ये 2 किस्सों से समझते हैं। राष्ट्रपति आंद्रे मरने से पहले एक संवाद बोले थे। वो संवाद क्या है? तो उनके देश की जनता के प्रति उनका अंतिम स्पीच, मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिले और उसके भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें सत्ता में पूरी तरह कायम होकर देंगी, तब ये चिले के लोग मुश्किल अंधियारे के दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधियारे के दौर को दूर करने में समय ही कितना लगता है। देर हो सवेर हो, स्थितियाँ जैसे भी हो, हमें आज़ादी लेंगे और बेहतर समाज की संरचना कर पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। चले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये आखिरी शब्द से मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएंगी। मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मजदूरों में जिंदा रहूँगा। इस तरह राष्ट्रपति आंद्रे के ये अंतिम भाषण है। एक राष्ट्रपति डरे हुए हैं और जनता से ये संवाद कर रहे हैं कि मजदूरों को जिंदाबाद कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि चिले में इतनी बड़ी घटना घट गई कि राष्ट्रपति को ही हत्या का षड्यंत्र किया गया और राष्ट्रपति को ही मार दिया गया। ठीक है, तो ये सल्वाडोर आंद्रे के अंतिम भाषण के कुछ अंश थे जो हमने आपको बताया। दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीपों में आता है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे एक चिले देश है जो अर्जेंटीना से में ही पाया जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति थे कौन? राष्ट्रपति आंद्रे, जिन्हें 11 सितंबर 1973 में सुबह के दिन इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद तख्ता पलट कर दिया गया। तख्ता पलट करने के बाद सैनिक शासन यहाँ पर लाया गया। ठीक है, और इनके सैनिक शासन आने से पहले क्या हुआ था, चिले की घटना के थोड़ा जिक्र कर लेते हैं।
तो इसमें बोल रहा है चिली की सोशलिस्ट पार्टी जिसके संस्थापक थे और पॉपुलर यूनिटी नामक एक गठबंधन का नेतृत्व भी किया। राष्ट्रपति आंद्रे ने 1997 में 1970 में राष्ट्रपति को चुने जाने के बाद आंद्रे गरीबों और मजदूरों को फायदे के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए। मतलब अमीर वर्ग को इनसे नाखुश थे, गरीबों के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए, सुधार कार्यक्रम चलाए, शिक्षा प्रणाली में उनकी सुधार की, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, मजदूरों को बच्चों को मुफ्त में दूध मिले, भूमिहीन किसानों को जमीनें बांटने लगे, कार्यक्रम चलाया। ऐसे राजनीतिक गठबंधनों में विदेशी कंपनियों द्वारा जो देश के तांबे का प्राकृतिक संपदा का बाहर ले जाने का खिलाफ भी किया। मतलब देश की चिले देश जो है जहाँ पे चुकी टमाटा है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध माना जाए, दक्षिण अमेरिका में चुकी टमाटो जो तांबे के लिए प्रसिद्ध माना गया, वहाँ की प्राकृतिक संपदा है, प्रकृति से प्राप्त होता है। ये संपदा वहाँ के अमीर लोग इसे लेकर बेचते थे दूसरे देशों में और मुनाफा कमाते थे अपने पैकेट में। तो उसका इन्होंने विरोध किया, उसको प्राकृतिक संसाधनों को विदेशों में जाने से मना किया, जिसका विरोध करने वाले अमीर इनसे नाखुश हो गए। ठीक है, उनकी षड्यंत्र रचने लगे, उनकी सैनिक तख्ता पलट करने, उनको मारने की षड्यंत्र रचने लगे। इन नीतियों के मुल्क में चर्च, जमींदारी वर्ग, अमीर लोग इनसे नाखुश हो गए। ठीक है, और बहुत सी राजनीतिक पार्टियों इनके भी खिलाफ चली गई। जैसे देखो भारत में देख लो, प्रधानमंत्री मोदी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हर चीज क्षेत्र में, फिर भी विरोधी पार्टी उनको सब एकजुट हो गए कि हम इनको हराना है। क्यों हराना है, क्या मुद्दा है? देश का विकास से बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो देश का विकास नहीं है, विकास है, उनको हराना है, उनको हटाना है। तो वैसे ही राष्ट्रपति आंद्रे का भी योगदान है। तो 1973 में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ, जिसे 1973 का सैनिक तख्ता पलट कहते हैं, नौसेना का एक समूह बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री अपने कार्यकाल पहुंचे, और कार्यकाल पहुंचते हुए सेना ने उनको गिरफ्तार कर दिया। देश के रक्षा मंत्री को सेना ने गिरफ्तार कर लिया, समझ रहे हो, जिसके अंदर भी सेना होता है। तो देश के रक्षा मंत्री को सेना ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणा की कि राष्ट्रपति से पद छोड़ने की कहा। राष्ट्रपति ने पद नहीं छोड़ा, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देने और देश से बाहर जाने का इनकार कर दिया। तब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में ही बम विस्फोट करके राष्ट्रपति आंद्रे का स्वाहा कर दिया, तो उनको मार डाला। तो ये तो घटना गई कहाँ की, राष्ट्रपति आंद्रे की, चिली देश की। तो इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट घटना जो है पोलैंड की घटना है। ठीक है, इसे कहते हैं सैनिक तख्ता पलट। 70 वर्ष बाद वहाँ पे पिनोशे की सरकारी राष्ट्रपति आंद्रे फिर लोकतंत्र की मांग की। मतलब लोकतंत्र से राष्ट्रपति आंद्रे का लोकतंत्र था, वहाँ से फिर सैनिक तख्ता पलट हुआ। और फिर सैनिक तख्ता पलट जब पिनोशे की सरकारी 17 साल बाद, तब फिर वहाँ पे फिर से लोकतंत्र लाने की मांग की गई। उनकी बेटी जब उनकी बनी राष्ट्रपति, तब उन्होंने फिर से लोकतंत्र लाने का वापसी किया। अब यहाँ पे ये तो हो गया चिली देश की घटना, जहाँ पे लोकतंत्र से गैर लोकतंत्र बना, फिर गैर लोकतंत्र से लोकतंत्र बना। इसके बाद चलते हैं पोलैंड की घटना। पोलैंड की घटना क्या है, आइए गौर कीजिए। 1998 में जो घटना घटी पोलैंड में, ये पोलैंड पे जेरूसलम जो जगह है जहाँ पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का यहाँ पर गठन था। साम्यवादी दलों में एक था, जो साम्यवादी दलों का एक माना गया था। ठीक है, और साम्यवादी शासन इस दल के अपनी चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। साम्यवादी दल अपनी इच्छा से चुनाव नहीं कर सकते थे। पोलैंड की सरकार एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। सोवियत संघ के समर्थन की वजह से ये सब ऐसा हो रहा था, जिसके कारण वहाँ पे 14 अगस्त 1908 में जो है गंडास शहर में स्थित लेनिन जहाज कारखाना वहाँ पे मजदूरों ने हड़ताल किया। जहाज कारखाना के सरकारी था। जहाज कारखाना क्या है, सरकारी रहता है अधिकतर, तो प्राइवेट कम ही रहते हैं जहाज कारखाना, बड़े बड़े जहाज को बनाने के कारण। असल में पोलैंड के सारे कारखाने, बड़ी संपत्तियाँ जो है वो सरकारी थी। और मजदूरों को एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया। उसमें क्या है, एक क्रेन चालक महिला थी, उसको वहाँ से नौकरी से गलत ढंग से उसे हटा दिया। उसकी मांग थी कि महिला को काम पर वापस लिया जाए। अब मजदूरों ने क्या कर दिया, हड़ताल शुरू कर दिया कि महिला को फिर से वो कार्य पे लिया जाए। मजदूर है,
किसी को ऐसे काम से कैसे हटा सकते हैं? काम का अधिकार तो सबको मिलता है। तो कानूनी रूप से इसका हड़ताल की इजाज़त थी नहीं। पोलैंड में क्या थी, कानूनी रूप से किसी को हड़ताल की इजाज़त थी नहीं। जो कानूनी हड़ताल कर रहे थे तो मारा पीटा जा रहा था। तो देश के शासन दल अलग हो गए, किसी मजदूर संघ का अनुमति नहीं थी। मजदूर अपने आप से संघ नहीं बना सकते थे, गुट समुदाय नहीं बना सकते, हड़ताल नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे एक व्यक्ति उनके लिए आगे आया जो इलेक्ट्रॉनिक्स था। बंदरगाह पे दीवार लांग कर अंदर पहुंचा, मतलब बाहर से बंदरगाह की दीवार को लांग कर जांच कर चाहे मजदूरों के बीच में आया, कर्मचारियों को दिलासा दिया। और इलेक्ट्रॉनिक्स था, वो आदमी का नाम था लेख वालेशा। क्या नाम था? लेख वालेशा, जो आगे चल के पोलैंड का राष्ट्रपति भी बना। तो राष्ट्रपति बनने से पहले उसने की क्या क्या रणनीति है, इससे समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिबंधों को रिहा कराया, मजदूरों को संघ बनवाया, ठीक है। और उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, मजदूरों की सरकार से 21 सूत्रों को करार किया, मतलब 21 प्रस्ताव सरकार के द्वारा मनाने के लिए किया, और तभी हड़ताल खत्म। मतलब ये 21 प्रस्ताव को मानिएगा तभी सरकार से ऐसी मजदूर हड़ताल खत्म करेंगे। तो ये जो संधि जो है इसे कहते हैं गंडास संधि, ठीक है। इनका एक नया मजदूर संगठन बना जिसे कहते हैं सोलिडरनोस्क, मतलब अंग्रेजी में सोलिडेरिटी कहते हैं। अर्थात साम्यवादी देश के पहली बार किसी ने मजदूरों का संगठन बनाया। लेख वाले से उसके नेता रहे। और उसके बाद जनरल जारूसलेमी ने नेतृत्व में एकदम बौखला गया कि ऐसे पार्टी संगठन कैसे बन सकते हैं। तो उसने 1981 में मार्शल लॉ कानून घोषित कर दिया, और इस घोषित करने के हजारों सदस्यों को जेल में, जो भारत में भी मार्शल लॉ आया था। भारत यूरोप में भारत के राष्ट्रवाद में हमने बताया था मार्शल कानून जो अंग्रेजों ने लाया था, जिसके कारण किसी व्यक्ति को 6 महीने तक संदिग्ध अपराधी मानकर जेल में डाल दिया जाता है, 2 साल की सजा भी मिलती थी, 6 से 2 में। तो वैसे ही 1981 में भी वहाँ पे मार्शल लॉ कानून आया और हजारों मजदूरों को जेल में डाल दिया गया। उन्हें संगठन बनाने विरोध करने के लिए दोषी पाया गया और आज़ादी के फिर से छीन ली गई। उनकी आज़ादी क्या है, फिर से छीन कर उनके बंदी कर दिया गया। 1998 में सोलिडेरिटी फिर से हड़तालें कार्रवाई शुरू हो गया। लेख वालेसा की अगुवाई में पोलैंड में फिर से सरकारें पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। तो मजदूरों ने जो ना, तो सारे ने जो वोट दिया वो लेख वालेसा को दिया। इस दौरान जो लेख वालेसा 1989 में जो समझौता उसके में स्वतंत्र चुनाव की मांग की गई, और स्वतंत्र चुनाव में सोलिडेरिटी सेनेटी के 1 सीटों में चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर सफलता है। 100 सीटों में से 99 सीटों 199 सीटों में 100 सीटों में 99 सीटों में सफलता प्राप्त की। अक्टूबर में 1999 में पोलैंड के राष्ट्रपति लेख वालेसा बना, और लेख वालेसा के बनने के बाद पोलैंड में लोकतंत्र की वापसी हुई। अब ये 2 कहानी पढ़ा था, एक में आपको लोकतंत्र था, लोकतंत्र को हटा के सैनिक तख्ता पलट किया गया, एक में है आपको सैनिक तख्ता पलट करके लोकतंत्र को लाया गया, ठीक है। दोनों कहानी पोलैंड की और चिले देश की। इसके बाद तीसरा जो है लोकतंत्र की 2 विशेषताएं आपको पढ़ना है। तो आपने पढ़ा कि आंध्रे लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे के अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार कैसे कब्जे हुआ, फिर से लोकतंत्र की वापसी हुई। पोलैंड में एक अलोकतांत्रिक सरकार के जगह पर लोकतांत्रिक सरकार कैसे बनाया, ये 2 लोकतंत्र के किस्से आपने पढ़ा। तो लोकतंत्र में जो है लोग अपने शासकों का चुनाव उनसे बदलाव नहीं कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करके संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी की मांग नहीं कर सकते थे। ये लोकतंत्र के 2 किस्से आपने समझा। अब हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकारें चुन सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित होता है या शासित होता है, उसे कहते हैं लोकतंत्र, जो आपको अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपने जाना है। मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें जनता ही भागीदारी होती है, जनता ही सब कुछ होता है, जनता के प्रतिनिधि जनता का कल्याण करते हैं, वो है लोकतंत्र। तो सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेता को ही देश का शासन करना चाहिए। लोग की अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी उनसे जरूरी है, उनसे ये छीना नहीं जाना चाहिए। सफल लोकतंत्र में ये होने चाहिए। सरकार की आलोचना भी होना चाहिए, उनकी आलोचना करने की इजाज़त, इसलिए तो विरोधी दल सरकार की आलोचना करती है।
फौज की तानाशाही नहीं होनी चाहिए, फौज को तानाशाही नहीं बनना चाहिए, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक होनी चाहिए, राष्ट्रपति भी राजनीतिक बंदी होना चाहिए, राजनीतिक मतलब वो कोई अपराध करे तो उसे भी सजा होनी चाहिए, उस पर भी महाभियोग लगाकर उसे भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उसे ये नहीं कि हत्या कर देना चाहिए। लोकतंत्र में किसी की हत्या करना नहीं बताया गया, लोकतंत्र में कानून आपको सजा देता है। आप कितना भी बड़ा अपराधी कर रहे हो, देखो आपको दिल्ली में जो घटना घटी थी मर्डर रेप की, वो 7 साल बाद सुनवाई हुआ और 7 साल बाद उन लोगों को दोषियों को सजा मिला, मिला कि नहीं मिला? उस वक्त उसको सजा नहीं मिला। मतलब लोकतंत्र में किसी को हथियार उठाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो पुलिस ही क्यों नहीं हुआ। ठीक है, हथियार उठाने के नहीं, वो न्यायालय का काम है दंड देने का। शासन को चुनाव लोकतंत्र द्वारा होता है, लोगों के बुनियादी राजनीतिक आज़ादी भी लोकतंत्र में प्राप्त होते हैं, सभी उद्योग को सरकारी स्वामित्व भी लोकतंत्र द्वारा प्राप्त होता है, एक से अधिक पार्टियां मजदूरों के लिए बन सकती हैं, और घरेलू मामले में विदेशी दखल नहीं होना चाहिए। जब घर के आंतरिक मामले, जैसे आपको देख एग्जाम्पल देते हैं, भारत का धारा 370 की चर्चा करें, जम्मू कश्मीर को भारत का बिग अंग बनाने का बात हो रहा था, तो विदेशी मामले जो पाकिस्तान इसमें दखल अंदाजी कर रहा है, चीन दखल है, तो विदेशी मामले इसमें दखल अंदाजी लोकतंत्र में नहीं कर सकते हैं। शासक का चुनाव लोगों के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत से आपने पढ़ा होगा, चिले में अंद्रे का, चिले में फिन पिनोशे का, चिले में मिशेल का, पोलैंड में जारूसिलेस्की का, फिर पोलैंड में लेक वालेस का, ऐसी घटनाएं आपने समझा। अब लोकतंत्र के एक 2-3 नक्शे दिया है, जहाँ पे 1900 से 1950 में लोकतांत्रिक सरकार दिया है। कौन कौन से लोकतांत्रिक सरकार थे? अमेरिका था, कनाडा था, यूएसए था, चिले था, अर्जेंटीना था, ठीक है, इक्वाडोर था, भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, पाकिस्तान था। ठीक है, ये कुछ देश यूरोप के आपको हैं। इन देशों में लोकतंत्र की वापसी हो चुकी है। 1900 के बाद 1950 तक लोकतांत्रिक सरकार धीरे धीरे 1975 के मैप में दिखाया जाए तो धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका में भी पढ़ा, और सन 2000 के करीब में सारे देश लगभग लोकतांत्रिक बन चुके हैं। नेपाल नहीं बना था, नेपाल भूटान तो हाल में अभी लोकतांत्रिक देश बना, मतलब वहाँ पे भी राज्य शासन चलता था। तो राज्य शासन को हटा के लोकतांत्रिक को लाना था। ठीक है, अब आते हैं विषय वस्तु पर। सबसे पहले लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों को मत देने का अधिकार, मत तो वोट देने का होता है। अधिकतर देशों में, सऊदी अरब में पढ़ेंगे तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लोगों को बोलने का आज़ादी नहीं करते था। ठीक है, तो सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड को मिला 1893 में। सार्वभौमिक वैश्विक मतलब सबके लिए मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार 1893 में न्यूजीलैंड को मिला। उसके बाद रूस को मिला 1917 में, जर्मनी को 1918 में। अब आते भारत को मिला, श्रीलंका को 1931 में मिला, जापान को 1945 में मिला, भारत को मिला 1950 में। क्यों 1950 में? भारत का जब संविधान बना तो भारत के आपको महिलाओं को हो, पुरुषों को वोट देने का अधिकार 1950 में मिला। सबसे अंतिम मिला 1994 में दक्षिण अफ्रीका को, जो आपने रंग भेद और नस्ल भेद नीति के बाद, अंग्रेजों को हटाने के बाद, वहाँ पे गोरे कालों के भेद को हटाने के बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका को मत देने का अधिकार मिला, चाहे पुरुष हो या महिला है। तो हर देश में कोई ना कोई उपनिवेशवाद शासित था, मतलब दूसरे देश के लोग वहाँ पर अंकुश लगाए हुए थे, अपना प्रतिबंध व्यापार चलाते थे। तो उपनिवेशवाद का अंत भी करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर कोई देश उपनिवेशवाद थोपे हुए तो वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन करता है, वहाँ का विकास नहीं करता है, वो अपने लिए विकास करता है, दूसरे के लिए, उस क्षेत्र के लिए विनाश करता है। ठीक है, तो लोकतंत्र की ये कुछ किस्से हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके विषय वस्तु पे। चिले में लोकतंत्र की वापसी। 17 वर्ष के बाद पिनोशे की सरकार जब बनी, 1998 में से समाप्त कर लिया, जनमत संग्रह का फैसला लिया गया और सैन्य शासन को खत्म कर दिए गए। तो ये है लोकतंत्र में, चिले देश में लोकतंत्र के जो मिशेल जैनसन है, मिशेल बैचले, जो जनरल बैचले की बेटी थी और राष्ट्रपति चुनी गई, एक लोकतांत्रिक सरकार निर्माण किया चिले में। पोलैंड की सरकार में आते हैं तो 1980 में पोलैंड में जारूसिलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था, जो मजदूर वर्गों के नाम से संचालित होता था और साम्यवादी शासन को चलाता था। 1981 में मार्शल लॉ कानून लाया गया। ठीक है, चिले के द्वारा कौन से शासन को सैनिक तख्ता पलट हुआ? तो वहाँ पे पिनोशे की सरकार का सैनिक तख्ता पलट हुआ। ठीक है, अब आते हैं, आपके ध्यान में होना चाहिए कि सैनिक शासन क्या होता है। अगर किसी देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे अधिकारों का क्या होगा? हमारे अधिकारों का हनन होगा। जिससे पाकिस्तान में जो सैनिक शासन था मुशर्रफ में, तो मुशर्रफ की सरकार जो सैनिक शासन था उसमें क्या अधिकार होते हैं, क्या अधिकारों का हनन होता है?
सबसे पहले कि वो लोगों को वोट देने का अधिकार है। महिला पुरुषों को एक बराबर हक नहीं मिलता है। किसी भी राजनीतिक गतिविधियां का मान्यता नहीं है। मतलब आप ना तो धरना प्रदर्शन करते हैं, ना अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके लिए सबको इजाज़त लेना पड़े। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। पैसे की स्वतंत्रता माफ करें, मतलब कोई व्यक्ति पैसा ज़्यादा नहीं रख सकता, कम नहीं रख सकता, उसके लिए आपको स्वतंत्रता खत्म कर दी है। सैनिक शासन में किसी व्यक्ति के बोलने की आज़ादी खत्म करें, किसी व्यक्ति को बिना कारण में गिरफ्तार कर सकता है, कई वर्ष तो उसे सजा दी जा सकती है बगैर कोई कारण के। सैनिक शासन में इतना कठोर नियम होते हैं। वकील या दलील सैनिक शासन में कोई स्थानीय कोई वकील नहीं रख सकते, कोई दलील नहीं आपके पास। सैनिक शासन जो है कर सकते हैं। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया, कोई भी आंदोलन भी नहीं कर सकते। तो सैनिक शासन खतरनाक है। उसके जगह क्या है आपको, नहीं तो सैनिक शासन देखो हिटलर का क्या था। सैनिक शासन कितना तानाशाही था लोगों को। हिटलर की कहानी पढ़े हमने, आपको हिटलर की कहानी बताया है चैप्टर 3 में कि हिटलर कितना क्रूर व्यक्ति था, कितने लोगों को कत्लेआम मचा दिया था। तो उससे पढ़े हिटलर की कहानी, ठीक है। अब आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इनकी संख्या बढ़ ही नहीं, बाकी पुराने जो गैर लोकतांत्रिक है वो भी लोकतंत्र अपना रहे, क्योंकि लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत बनते जा रहा है। यहाँ पे लोगों की समस्या का समाधान होता है। अब इसमें आते हैं G8 सदस्य कौन कौन से देश थे। तो G8 जो है कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस, ये G8 के सदस्य हैं। विश्व का सबसे बड़ा धन देने वाली संस्था कौन है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके बाद चलते हैं, इसमें आपको शासन प्रणाली कितने प्रकार के। तो शासन प्रणाली 2 प्रकार होती है, लोकतांत्रिक जिसे लोकतांत्रिक कहते हैं लोकशाही, और राजतंत्र जिसे राजशाही कहते हैं। इसके बाद है तानाशाही शासन, और चौथा है मार्शल लॉ। ये 4 तरह के शासन प्रणाली के आपको इस बुक में जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे अच्छा है लोकतंत्र। याद रहेगा बच्चों, लोकतंत्र। इसके बाद इसमें दिया है वीटो का अधिकार। वीटो क्या है, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला वो अधिकार जिसमें किसी कानून या फैसले का अकेले रोक सकता है। मतलब कोई भी कानून या फैसला आता है उसको अकेले रोक सकता है वो पार्टी और वो देश, वीटो का अधिकार कहलाता है। वीटो किसी फैसले को रोकने की असमित अधिकार देता है। वीटो पर बहुत कम देशों को मिला है, जिसमें कि आपको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, 5 देशों को ही आपको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों का सदस्य है, जिसमें कि सदस्य देशों को एक एक को वीटो पावर मिला हुआ है। अगर ये देश किसी देश पे आक्रमण करते हैं तो बाकी इनका समर्थन देगा। 5 में से 3 अगर समर्थन है तो वो देश आक्रमण कर सकते हैं। अगर 5 में से 3 समर्थन ना के वो मिलता है तो आक्रमण नहीं कर सकता। वो व्यक्ति 5 में से 1 देश आक्रमण कर रहा है तो वो 4 देश उसको अंकुश करेंगे। ये है वीटो पावर। मतलब देश में, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मिला है वीटो पावर। किस किस को मिला है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। भारत को नहीं मिला, भारत इसके लिए प्रयास कर रहा है। अब आते हैं सुरक्षा परिषद क्या है, इसके क्या कार्य रहते हैं। सुरक्षा परिषद विभिन्न देशों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा की जिम्मेदारी रखना है। कोई भी गैर लोकतांत्रिक देश में जनता के हितों की रक्षा करना है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पे गलत ढंग से हमला करता है, वहाँ के सुरक्षा मामलों को परिषदों में दखल अंदाजी करता है तो उसको रोकना है। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाना, गलती वाले देशों पर कार्रवाई करना, और कहीं भी वैश्विक आपदा हो तो वहाँ पर राहत सामग्री भी प्रोवाइड करना। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्य, ठीक है। इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद की असली ताकत किन देशों को प्राप्त है, तो जिनके पास वीटो पावर है। 5 देशों के पास, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन्हीं के पास है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, ये कैसे काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो दुनिया के किसी भी देश से उधार और ऋण लेने देने का काम करती है। इसमें 178 देश शामिल है, 188 देश, सॉरी, 188 देश शामिल है। विश्व बैंक का अध्यक्ष मनोनीत कौन करता है, तो विश्व बैंक का अध्यक्ष अमेरिका का वित्तीय मंत्री करता है। अमेरिका से इसका वित्तीय विभाग जाता है। सोवियत संघ का बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप का क्या प्रभाव पड़ा, तो सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के सभी देश सोवियत संघ के हिस्से थे, जो अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। तो सब में लोकतांत्रिक देश का वर्चस्व होने लगा, मतलब सब में लोकतंत्र आ चुका था। लोकतंत्र क्या है, जैसे आप स्कूल में हो, अगर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई, मतलब
टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, आपको बगैर कारण मारा जाए, पीटा जाए, ठीक है। तो ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक देशों का सिंबल है। लोकतांत्रिक देश में आपकी हर बात सुनी जाती है, आपकी इच्छा देखी जाती है कि आप समझ थी, ठीक है। तो लोकतंत्र बहुत से मायनों में अच्छा माना गया है, खासकर यहाँ पे भ्रष्टाचार घपले तो होते रहते, फिर भी लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक देशों से अच्छा माना गया, ठीक है। अब आपके पास आते हैं तो आपको अब मिलता है होमवर्क। तो होमवर्क में 4 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको गूगल क्लासरूम में इसको सबमिट करना है। वीटो पावर का अधिकार क्या है, सुरक्षा परिषद क्या ऐसे कार्य करती है, और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 3 क्वेश्चन हुए हैं। चौथा है विश्व बैंक का क्या योगदान है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, वैश्य मताधिकार किसे कहते हैं, और पोलैंड और चिली की कहानी में क्या अंतर है। इतने ही आपको क्वेश्चन है जो आपको गूगल क्लास में इससे सबमिट करना है। आज के लिए इतने काफ़ी है। गुड बाय बच्चों।